हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। खम्मा घड़ी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा बिंदुसार और अशोक के बारे में। आज की क्लास स्पेशली बेस्ड रहेगी अशोक के अभिलेखों पर या अशोका के इंस्क्रिप्शन पर। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अशोक के अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं सिविल सर्विसेज के, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, हमारे स्टेट में चाहे पुलिस हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी एग्जाम्स में अशोक के अभिलेखों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैक ले लेती हूँ, कुछ लोग शायद आज का ही वीडियो देखेंगे, इसलिए हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का एक जो है महान शासक था, उसका नाम क्या था? अशोक था। अशोक जो है, अशोक हिंदुस्तान में पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने क्या किया है, अभिलेख लिखने की परंपरा को शुरू किया। देखिए दोस्तों, दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाए या लिखे, तो सर्वप्रथम विश्व में जब सर्वप्रथम जो व्यक्ति का नाम पूछा जाता है जिसने अभिलेख लिखने की परंपरा को शुरू किया, तो फ्रेंड्स वो थे दारा फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डेरियस कहते हैं। दारा फर्स्ट को क्या कहा जाता है? डेरियस भी कहा जाता है। दोनों सेम ही पर्सन है। और अगर इंडिया में या भारत में हम पढ़ते हैं अभिलेख लिखने की परंपरा, तो हिंदुस्तान में अभिलेख लिखने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अशोक के द्वारा। और अशोक को यह प्रेरणा किससे मिलती है? दारा प्रथम से मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख है उसे हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटा है हमने। एक तो है आपका शिलालेख, एक है स्तंभ लेख, और एक आपके क्या है, गुहा लेख। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये अभिलेख क्या होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख किसी शासक के बारे में, उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये आपके क्या है, किसी भी समय के शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। अब जब हम शिलालेख की बात करते हैं, शिलालेख क्या है? पत्थरों पर जो लिखा गया उसे कहा गया शिलालेख। और स्तंभ लेख किसे कहते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं जो पिलर्स पर, जो इस तरह से पिलर्स होते हैं आपके, उसके ऊपर जो लिखा गया वह स्तंभ लेख। और गुहा लेख जो आपके कहाँ है, गुफाओं में लिखा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ, इनको हमने अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं शिलालेख। शिलालेख को हमने कितने हिस्सों में बांटा है? 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो आपके आता है दीर्घ शिलालेख और दूसरा आपके आता है लघु शिलालेख। तो दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख को भी हम कैसे बांटते हैं? दीर्घ शिलालेख और लघु स्तंभ लेख में हम बांटते हैं। तो स्तंभ लेख का भी जो वर्गीकरण इस तरह किया गया, गुहा लेख जो गुफा लेख के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, शिलालेखों की जब हम बात करते हैं तो सभी अभिलेख जो अशोक के हैं, उन सभी अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत है। अशोक ने जो भी अभिलेख लिखवाए उनकी भाषा कैसी है? प्राकृत है। और इसे ही आप क्या कह सकते हैं? अर्धमागधी। कैसी कह सकते हैं? अर्धमागधी। अर्धमागधी और प्राकृत एक सी होती है, जबकि ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक और यूनानी लिपियों में इनको लिखा गया है। लघु शिलालेख, स्तंभ लेख व गुहा लेखों की लिपियां केवल ब्राह्मी है। देखिए ध्यान से सुनिए, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख जो है उनकी लिपियां केवल ब्राह्मी है। यानी जो अभिलेख भारत के अंदर मिले या भारत में मिले हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां ही कैसी है? खरोष्टी है। आरमाइक और कौन सी है? यूनानी है। फॉर एग्जाम्पल, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला से प्राप्त एक अभिलेख कैसी लिपि में लिखा गया?
आरमाइक लिपि में लिखा गया। शर ए कोहना से प्राप्त अभिलेख कैसा है? द्विभाषिक लिपि का है। और लघुमान जलालाबाद से प्राप्त अभिलेख की जो है लिपि वो कौन सी बताई गई है? आरमाइक लिपि बताई गई है। दोस्तों प्रश्न आपके किस तरीके से पूछा जाता है, पाकिस्तान में स्थित अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? तो हमें उत्तर लिखना है पाकिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? मानसेहरा और कौन सी थी? शाहबाजगढ़ी थी। तो ये दोनों आपके कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से प्राप्त है, उनकी कैसी है? द्विभाषिक या अरमाइक लिपि है। और भारत में जो मिले हैं उनकी लिपि कौन सी है? उनकी लिपि ब्राह्मी है। और भाषा कौन सी है? प्राकृत या अर्धमागधी जो है वह है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अब देखिए इन अभिलेखों को हमने दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख दो भागों में बांट दिया है। यह 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितनी जगह से मिले हैं? 14 अभिलेख हैं। कितनी जगह से मिल रहे हैं? 8। और 14 लेखों का उल्लेख मिलने के कारण इन्हें क्या नाम दिया गया है? चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। इन शिलालेखों में प्रशासनिक और धर्म से संबंधित अनेक बातों का क्या है? उल्लेख है। ये निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 शाहबाजगढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान के पेशावर में। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में। इन दोनों की लिपि कैसी है? खरोष्ठी है। यानी हम लोग जो लिखते हैं उसका बिल्कुल उल्टा, खरोष्ठी इस तरीके से लिखी जाएगी। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है। गिरनार आपके कहाँ पर है? काठियावाड़ में, जूनागढ़ के पास स्थित है। और धौली कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले में। और जौगढ़ भी कहाँ है? उड़ीसा के गंजाम में। एरगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित है। तो ये 8 स्थानों से कितने अभिलेख मिल रहे हैं? 14 अभिलेख मिलते हैं। धौली और जौगढ़ के शिलालेखों पर 11, 12 तथा 13वां शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किया गया है। इनके स्थान पर 2 अन्य जो हैं सेपरेट जो लेख खुदे हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? पृथक कलिंग प्रज्ञापन, सेपरेट कलिंगाज एडिक्ट कहा गया है। तो ये जो 14 अभिलेख हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है, जिसमें से दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के बाहर स्थित या पाकिस्तान में स्थित खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख कितने हैं? तो आपको बताना है 2 है। शाहबाजगढ़ी और कौन सा है? मानसेहरा है। और अगर पूछा जाता है दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है? 14 है। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8। और 11, 12 और 13, 11, 12 और जो 13वां शिलालेख है वो धौली और जौगढ़ के शिलालेखों पर उत्कीर्ण नहीं है। इन्हें अलग से लिखा गया है, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है? पृथक कलिंग शिलालेख नाम दिया गया है। अब पढ़ते हैं आगे। शिलालेखों में आपके जो है प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं? एक तो उसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। वैसे मोस्टली देखिए हम कांस्टेबल पटवार के लेवल की यदि बात करते हैं तो वहाँ हम जो प्रश्न देखते हैं वो नॉर्मली होते हैं। भाषा कौन सी थी, जो है लिपि कौन सी थी, कहाँ से प्राप्त हुए, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और टीचर जो भर्ती परीक्षाएं होती है रीट वगैरह, या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इनके अंदर क्या लिखा है या उसका विषय क्या है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 14 जो शिलालेख है दीर्घ शिलालेख, उसमें क्या क्या लिखा गया है। प्रथम शिलालेख में जीव हत्या पर रोक, RS प्री जो था 2013, इसमें ये सवाल पूछा गया था कि पशुवध निषिद्ध किया गया है, तो किसमें निषिद्ध किया गया था? प्रथम शिलालेख में जीव हत्या का निषेध है। राजकीय रसोई में 2 मोर 1 हिरण से अधिक न मारने की अनुमति है। उन्होंने क्या कहा कि अभी क्या है, हम लोग ज्यादा जानवर नहीं मारेंगे, 2 मोर और 1 हिरण मारेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमारा प्रयास ये होगा कि हम पूर्णतया पशुवध को निषिद्ध कर दें, है ना, रोक का लेंगे। दूसरा शिलालेख इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें दक्षिण के सीमावर्ती राज्यों को जो क्या थे, स्वतंत्र थे,
चोल, सत्यपुत, केरलपुत और पांड्य राज्य का उल्लेख है। बाकायदा प्रश्न आपका पूछा जाता है दक्षिणी राज्यों में चेर, चोल, पांड्या या केरलपुत्र का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है या शिलालेख में मिलता है। तो दूसरा शिलालेख है। इन राज्यों में मनुष्य व पशु चिकित्सा संबंधी प्रबंध की जानकारी दी गई थी। ध्यान से सुनिएगा, इंसान के साथ साथ जानवरों को क्या किया गया है, उनको इक्वली ट्रीट किया गया है, यानी उनके लिए भी जो है चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की बात कही गई है। तीसरा शिलालेख जो है राजयुक्त युक्त प्रादेशिक राज कर्मचारियों की नियुक्ति और उनको उनके प्रति 5वें वर्ष अपने क्षेत्र में दौरा करने का आदेश। ये ऑफिसर्स हैं, इनको ये आदेश दिया गया है कि आप 5 साल के बाद अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां की स्थिति का आप क्या लेंगे, जायजा लेंगे। ये है। फिर आता है चौथा शिलालेख, कुछ खास नहीं है, इसलिए सामान्य व्यवहार संबंधित नियमों की जानकारी है। 5वां शिलालेख, इसमें अशोक के राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है, जिसका मुख्य कार्य धर्म की रक्षा और धर्म वृद्धि के साथ साथ धार्मिक लोगों के हित और सुख का कार्य करना था। अशोक ने एक नया धर्म चलाया था। पिछली क्लास में आपने पढ़ा अशोक का धर्म क्या था, धम्म। धम्म की परिभाषा राहुलोपवाद से ली गई थी और इसमें लोक कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा दिया गया था। तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान है। छठा शिलालेख, इसमें प्रतिवेदक की नियुक्ति का उल्लेख है, जो किसी भी समय जन समस्याओं को सम्राट को अवगत कराने का वर्णन है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या करेगा, किसी भी समय जनता की समस्याओं को लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा और राजा को उसे क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपकी 7वां शिलालेख। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ उसे अच्छे से पढ़िएगा। 7वां शिलालेख जो है संयम और आत्मशुद्धि का है। धर्म 10वें में आपके 8वें शिलालेख में 10वें वर्ष में धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। 9वां अभिलेख 254 ईसा पूर्व में रोग, विवाह, पुत्र जन्म, यात्रा आदि के समय किए जाने वाले मंगल कार्यों के स्थान पर धर्म मंगल और धर्म दान का जो है महत्व प्रतिपादित किया गया है। उन्होंने क्या कहा कि आप इन सब पर पैसा लगा रहे हो या टाइम लगा रहे हो तो अच्छे कार्य करो, दान और पुण्य करो। 10वां शिलालेख राजा व उच्च पदाधिकारियों का सदैव जनहित में लगे रहने को कहा गया है कि राजा को सदैव अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। 11वां शिलालेख धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नंबर 12, इसमें क्या है, सहिष्णुता का सिद्धांत वह सब धर्मों में सार वृद्धि की कामना की जानकारी है और इस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, तो आपको वाक, संयम और समवाय निर्देशित है। 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है, राज्याभिषेक के जो है 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध के परिणाम पश्चाताप का उल्लेख है। साथ साथ युद्ध के स्थान पर धर्म रक्षा, धर्म लालसा के प्रति उत्साह की बात है और इसमें विभिन्न विदेशी राजाओं तथा धर्म स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में यमन, कंबोज, नायक, नाम पंक्ति, भोज, आंध्र और पुलिंद का उल्लेख है। 14वां शिलालेख जनता को धर्म ग्रहण करने की बात करता है। तो मित्रों, ये थे आपके 14 शिलालेख, जिसको आप शॉर्ट में कैसे याद करोगे। प्रथम पशुवध पर निषेध, दूसरा दक्षिणी भारतीय जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी किससे मिलती है, दूसरे से, साथ ही इंसान के साथ जानवरों की चिकित्सा का भी प्रबंध है। नंबर 3 राजयुक युक्त, इनको प्रति 5वें वर्ष जो है अपने क्षेत्र में दौरा करने का आदेश दिया गया है। चौथे में सामान्य व्यवहार, इसलिए याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। 5वें वर्ष में 5वां शिलालेख जो है धर्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख करता है और 6ठा प्रतिवेदक की नियुक्ति का उल्लेख है, जो किसी भी समय राजा को उसकी प्रजा के बारे में जानकारी दे सकता है। 7वां शिलालेख, इसमें संयम और आत्मशुद्धि है, याद नहीं करना है। 8वां शिलालेख 10वें वर्ष में धर्म यात्रा का उल्लेख है। 9वां जो है धर्म मंगल और शॉर्ट में याद करेंगे धर्मदान का महत्व है। 10वां शिलालेख
राजा को और अन्य अधिकारियों को हमेशा जनता की भलाई के में लगे रहने को कहता है। धम्म विजय की जानकारी 11वें शिलालेख से, धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी 12वें शिलालेख से, कलिंग विजय की जानकारी 13वें शिलालेख से, और धम्म का ग्रहण करने की बात किसमें कही गई है? 14वें शिलालेख में कही गई है। अब देखिए स्तंभ लेख, इस तरीके से ये आपकी क्या है? स्तंभ है, इसके ऊपर जो लिखा है ये क्या कहलाता है? स्तंभ लेख कहलाता है। इन अभिलेखों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 स्थान से 6 अभिलेख मिले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है दिल्ली टोपरा। टोपरा कहाँ पर है? हरियाणा में। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिला। फिरोज तुगलक इसे कहाँ से लेकर आते हैं? दिल्ली लेकर आए और इसमें 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। फिर दूसरा आता है दिल्ली मेरठ, प्रारंभ में मेरठ में मिला और फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लोरिया राज कहाँ पर है? बिहार में है। और ये देखिए दिल्ली मेरठ है, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा अभिलेख और प्रयाग अभिलेख। दिल्ली टोपरा ये फिरोज शाह तुगलक कहाँ से लेकर आते हैं? दिल्ली लेकर आते हैं, इसमें 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। ये कहाँ था? मेरठ। मेरठ से कहाँ आता है? दिल्ली। और इसे भी कौन लेकर आते हैं? फिरोज शाह तुगलक ही लेकर आते हैं। लौरिया अर्राज, लौरिया अर्राज जो है कहाँ में है? बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ भी कहाँ है? चंपारण बिहार में। और रामपुरवा भी कहाँ पर है? चंपारण बिहार में। प्रयाग अभिलेख या कौशाम्बी अभिलेख जिसको कहते हैं, कौशाम्बी में बाद में कहाँ आ गया? इलाहाबाद में आ जाता है। ये अशोक के स्तंभ लेख है, जो 6 स्थानों से कितने मिले हैं? 7 मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, अशोक के अभिलेख जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वापस से देखिए, शिलालेख है, जिसमें दीर्घ शिलालेख आपके, और इनकी संख्या, शिलालेखों की संख्या कितनी बताई गई है? 14। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। और गुहा लेख कितने हैं? आपके 4। आप पढ़ते हैं कर्ण, चौपट, विश्व झोपड़ी, सुदामा, लोहरशा। ये आपके कहाँ पर मिलती है? बिहार में स्थित बाराबार की पहाड़ियों से हमें जो है गुहा लेख की जानकारी मिलती है। या गुहा लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? बिहार स्थित जो आपके हैं गया के पास नागार्जुन की पहाड़ियाँ और बाराबार के जो हिल्स हैं वहाँ से मिलती हैं। यह गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी। तो दोस्तों, ये थे अशोक के अभिलेख, जो क्या है हमारे लिए जानकारी का स्रोत रहे। इसके अतिरिक्त अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसके अलावा जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा पढ़ने के लिए? इनके अतिरिक्त जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि तराई अभिलेख भी थे। और तराई अभिलेख जो है नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन जो आप पढ़ते हैं उसके आसपास था। रुम्बिनदेई और निगलिगवा सागर से प्राप्त हुए। थैंक यू वेरी मच।